बच्चों, सो वेलकम बैक टू जीरो टू हीरो केमिस्ट्री सीरीज। सो स्टूडेंट्स, आज से हम बिल्कुल जीरो से केमिस्ट्री शुरू करेंगे और बिल्कुल जेई लेवल और नीट लेवल तक पढ़ने वाले हैं इस सब्जेक्ट को। तो मैं ना आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप पहले ये बताओ कि आपको केमिस्ट्री कैसी लगती है यार? इजी लगती है, मीडियम लगती है, डिफिकल्ट लगती है? मुझे पता है, मेरा ना इतने सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस कहता है कि मैम समझ ही नहीं आती केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, पता है क्या, केमिस्ट्री में ना समझने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा याद भी करना होता है। ठीक है, तो अगर आपका आंसर है यस कि हमें केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है, समझ नहीं आती, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास दैट इज फर्स्ट लेक्चर ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री विल बी द जे गेम चेंजर फॉर योर जेईई मेंस प्रिपरेशन। तो चलिए आज बिल्कुल बेसिक से क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखो, पहली क्लास है तो भाई मैं थोड़ा सा ना जीरो लेवल से ही हर चैप्टर को स्टार्ट करूंगी, लेकिन जेईई मेंस और नीट लेवल तक जाने वाले हैं। ठीक है, तो भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आ जाओ मेरे साथ, स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चे, तो सबसे पहला सवाल है, जब आप एनसीईआरटी का ये चैप्टर खोलोगे, क्या नाम है मैम चैप्टर का? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो उसमें सबसे पहले एनसीईआरटी ने ना बहुत सारी कहानियां दी हैं जो कि हमारे कोई काम की नहीं है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले उसके बाद ना वो समझाता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो मैं भी आपको आज बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाली हूँ। एंड मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, इवन 9th में भी पढ़ाया जाता है। चलिए, तो बच्चे सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज एटम, व्हाट इज एन एटम? एटम होता क्या है? तो भाई, एटम ना किसी भी चीज को अगर आपको बनाना है या किसी भी सब्सटेंस को बनाना है, तो उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दैट इज योर एटम, है ना? जैसे कि हमने ना क्लास 9th में, मुझे याद है मैंने भी पढ़ा था, और भाई मैं पढ़ाती हूँ जेई मेंस और नीट को, तो आई नो एवरीथिंग, है ना? कि उसमें पूरा 1 से लेके 20 तक टीचर आपको बोलता है कि इन वाले एलिमेंट्स के नाम याद कर लो, और इनका जैसे सपोज सोडियम है तो सोडियम प्लस उसका सिंबल दैट इज Na प्लस उसका क्या एटॉमिक नंबर प्लस उसका मास नंबर याद कर लो। तो ऐसे आपको एक काम दिया गया था क्लास 9th में कि 1 से लेके 20 तक आपको याद करना है। तो आई होप आपने कर लिया हो। तो भाई मैं मान के चल रही हूँ कि 1 से लेके 20 तक थोड़े तो पता ही होंगे ना, वो जो एटम्स हैं उनका मास नंबर, उनका एटॉमिक नंबर। तो मैं ये कंसिडर करके चल रही हूँ कि वो आपको याद है। और जो बच्चों को याद नहीं, तो भाई प्लीज 9th क्लास की बुक ओपन करो या फटाफट से नेट पे सर्च करो। ठीक है, चलो। तो बच्चे, एटम क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस, जैसे कोई भी सब्सटेंस बना है, ठीक है, सो उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज एटम, या बोल दो बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे मैं आपको समझाऊं कि जब हम एक घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसमें लगाते हैं ब्रिक्स, तो दैट ब्रिक इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। इसी तरीके से एटम भी क्या होता है? एटम भी एक सबसे छोटी यूनिट होती है जिससे मिलके, जिसके मल्टीपल कलेक्शन से मिलके क्या बनता है? एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो आपका एटम है, एक तो बच्चे उसके अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होते हैं? चलो यहाँ पे लिखते चलते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर होता है बच्चे प्रोटॉन्स प्लस न्यूक्लियस, इसके अंदर कौन है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। एंड इस एटम के सराउंडिंग में ना बहुत सारी ऑर्बिट्स होती हैं, जिसको अपन शेल्स भी बोलते हैं। क्या बोला मैंने? कि ऑर्बिट्स होती हैं जिसको हम शेल भी कहते हैं। तो इन मल्टीपल इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होती है ना? जैसे हमने उनके नाम भी पढ़े थे पहले 9th क्लास में, के एल एम एन एंड सो ऑन, और 1 2 3 4 भी आप इसको एंड सो ऑन बोल सकते हो। तो इन्हीं के मतलब इन्हीं ऑर्बिट्स में कौन रिवॉल्व कर रहा होता है? इलेक्ट्रॉन। कौन रिवॉल्व कर रहा होता है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया एटम। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। चलो उससे पहले ना, एटम तो मैंने आपको समझा दिया। देखो, एटम हैज बीन डिस्कस्ड। आई एम कमिंग टू एलिमेंट्स। सो बच्चे, एलिमेंट्स क्या होता है? देखो, अगर मैं आपको कहूं कि भाई सपोज मैं बात कर रही हूं किसकी? एलिमेंट्स की। जैसे मैंने आपको बोला मैंने लिखा हाइड्रोजन एलिमेंट।
भाई हाइड्रोजन एलिमेंट का मतलब क्या है? सपोज कि मैंने ना एक कंटेनर लिया, मैंने देखा भाई उसके अंदर ना बहुत सारे हाइड्रोजन के एलिमेंट्स रखे हुए हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन के एलिमेंट्स रखे हुए हैं। आई मीन एक हाइड्रोजन का कंटेनर है। तो आप क्या बोलोगे कि मैम ये जो हाइड्रोजन का कंटेनर है ना, ये इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन एलिमेंट। उसके अंदर सेम काइंड ऑफ हाइड्रोजन है, एटम्स। यानी एलिमेंट एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर जो एटम होता है वो सेम तरीके के होते हैं, है ना? और वो इंडिविजुअल स्टेट में है, इंडिविजुअल स्टेट में है। जैसे भाई हाइड्रोजन अकेला यहाँ पे बैठ रहा है, हाइड्रोजन अकेला यहाँ पे बैठा है ना? आपने पढ़ा होगा एक हाइड्रोजन का इस तरीके से H2 गैस भी एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये भी अपन 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, कार्बन कंपाउंड्स वाले चैप्टर में। ठीक है, तो भाई यहाँ पे सिंपली हमारे कौन बैठे हैं? सिर्फ हाइड्रोजन बैठे। तो ये है क्या? मेरा हाइड्रोजन का एलिमेंट। अब मैं बात करती हूँ किसकी? नाउ लेट्स कम टू मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स अब मॉलिक्यूल क्या होता है? देखो, अब मैं आपको एक बात बताऊं। सपोज कि किसी एलिमेंट का एटम, क्या क्या मतलब, आर यू फीलिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कि किसी एलिमेंट का एटम, क्या बोला मैंने? किसी एलिमेंट का एटम। समझे कि नहीं? सपोज एक और एग्जांपल लो, चलो इतनी जल्दी जल्दी नहीं भागेंगे, आराम से समझेंगे। कि मेरे पास एक और कंटेनर है और इसके अंदर ना ऑक्सीजन के एटम्स रखे हुए हैं बहुत सारे। तो मैं इसको क्या कहूंगी? ऑक्सीजन का एलिमेंट है ये। क्या है ये? ऑक्सीजन का एलिमेंट। तो आप, जब मैंने अभी आपसे पूछा कि किसी एलिमेंट, किसी एटम का एलिमेंट या किसी एलिमेंट का एटम, यानी कि किसी एलिमेंट का कोई एटम है, सपोज ऑक्सीजन एटम है। समझ गए ना? हाँ। तो अब मैंने बोला जब किसी एलिमेंट का एटम या के एटम, किसी एलिमेंट के 2 एटम या 3 एटम आपस में क्या कर ले? बॉन्डिंग कर ले, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, उसको अपन क्या बोलेंगे? दैट इज माय मॉलिक्यूल। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि ये मॉलिक्यूल 2 टाइप में मैंने डिवाइड किया गया है। एक तो है मेरा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और एक है मेरा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब बच्चे, जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे कि H2, किसका एग्जांपल ले? जैसे H2 में क्या है कि सेम एलिमेंट के एटम्स ने मिलके बॉन्डिंग कर ली। इसको ऐसे लिख दूं क्या? यहाँ पे क्या होता है? बॉन्डिंग बिटवीन same atoms of an element। किसी एलिमेंट के सेम एटम्स ने मिलके बॉन्डिंग कर ली, तो ये क्या है? होमो एटॉमिक। होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम, और इसका क्या मतलब है? एटम। जहाँ पे सेम एटम्स ने मिलके बॉन्ड बनाया तो हम उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन मैम यहाँ पे एक केस और भी बन सकता है, जब वो एटम्स ना सेम ना हो, मतलब अलग अलग एलिमेंट के एटमों ने मिलके बॉन्डिंग कर ली। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, वेरी नाइस एग्जाम्पल दैट आई वुड लाइक टू गिव यू, एंड दैट इज वाटर, मीथेन। ये सभी ना यार आप पढ़ चुके हो। कहाँ पढ़े थे? क्लास 10th में। याद करो, कार्बन वाले चैप्टर में आप ये सब पढ़ चुके हो। तो देखो मैम, यहाँ पे आपने बोला कि एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट है। यहाँ पे एक एलिमेंट हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन है, उनके एटम ने मिलकर बॉन्डिंग की हुई है, कोवलेंट बॉन्ड बना लिया है ना? तो हम इसको क्या बोलेंगे? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो इसको लिख लें क्या? चलो बताओ क्या लिखे? कि बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो ये हो गए मेरे मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल 2 टाइप के हुए, होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। चलो, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको एटम भी समझा दिया, एलिमेंट भी समझा दिया और मॉलिक्यूल भी समझा दिया। अब मैं आ रही हूँ कंपाउंड्स पे। तो भाई कंपाउंड्स क्या होता है? देखो, कंपाउंड इज नथिंग, बहुत ही सिंपल सी चीज है। जैसे एनसीईआरटी ने एक शब्द लिखती है, क्या कहती है भाई? एनसीईआरटी लिखती है क्या? एक सेकेंड, यस। सो अभी अपन आ रहे हैं किस पे? कंपाउंड पे। कलर चेंज कर ले, ग्रीन ले लेते हैं। चलो,
So now here I am explaining you compounds. तो स्टूडेंट जो कंपाउंड्स होते हैं ना, देखो एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। देखो ध्यान से समझना ये क्या है भाई। जैसे मैंने क्या आपको कहा, मैंने कहा यार एक काम करो, एक सेकेंड यार, लेट मी चेंज द कलर, एक सेकेंड, ब्लैक हटा के ले लेते हैं ब्लू। हाँ, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार एक ना मेरे को बोला, मैंने कहा भाई मेरे को ना एक गिलास पानी दे दो, तो मेरे लिए पानी आया, पानी आया। अब आपको पता है ना पानी इज योर H2O, यानी कि ये पानी जो है कंपाउंड है, इसके अंदर मल्टीपल H2Os हैं, यानी H2O की बहुत सारी यूनिट ने मिलके एक पानी, एक ग्लास ऑफ वाटर जनरेट किया है ना। तो मैं बोलूंगी भाई ग्लास ऑफ वाटर इज माय कंपाउंड, लेकिन जो उसके अंदर एक मॉलिक्यूल है पानी का, कैन आई से मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड? यस। तो भाई कंपाउंड क्या होता है? जिससे बहुत सारे पानी मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। सो इस तरीके से अपन कंपाउंड को डिफाइन करते हैं। ये सारे स्टूडेंट्स, मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन बता रही हूँ। या फिर कई बार अपन कंपाउंड ऐसे भी डिफाइन करते हैं, जैसे आप ना एक मोहर सॉल्ट, अभी आगे पढ़ोगे मोहर सॉल्ट, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ सॉल्ट, FeSO4 डॉट NH3 का होल ट्वाइस SO4, इतना बड़ा सा, मतलब इतने सारे इसमें एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स है, तो उसको भी अपन कंपाउंड कहते हैं। जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाए, दो मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ने लगे, तो उसको भी अपन क्या कहते हैं, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं आप ना देखना मोहर सॉल्ट एक होता है, खैर अभी आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि मैम ने क्या नई सी चीज बता दी, ये सभी चीजें अभी आगे आने वाली है, डोंट वरी, ठीक है भाई। चलो चलिए, सो आई होप आपको एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड समझ में आया होगा। प्लीज एक बार ना इसको एनसीईआरटी से पढ़ भी लेना। आगे बढ़ते हैं अभी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी हैव स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बच्चे आज की क्लास ना थोड़ी सी थियोरेटिकल रहेगी, प्लीज मैनेज, कल से हम बिल्कुल जेई लेवल पे आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये चीज स्किप करा दूंगी ना तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो यार वो शॉर्टकट हो जाएगा, और मुझे ना शॉर्टकट तरीके से पढ़ाना पसंद नहीं है। आई वांट कि अगर मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको पूरी केमिस्ट्री कराऊंगी जेई और नीट लेवल की, तो भाई मैं चाहती हूँ मैं अच्छे से शुरू करूँ और अच्छे पे ही खत्म करूँ, ठीक है। मुझे भगाने में वो चीज, मतलब मेरा ना फिर वो टीचिंग स्टाइल ही नहीं है वैसा। चलिए, सो नाउ वी हैव स्टेट्स ऑफ मैटर। सो स्टूडेंट्स ये देखो, ये भी आपको आता है कैसे, कोई भी चीज है, व्हाट इज मैटर, मैटर होता क्या है मैम ये तो बता दो भाई, ये भी आपको आता है। मैटर क्या होता है, क्लास 9th में पढ़ा था हमने कि ऐसी कोई चीज जिसका वजन हो या स्पेस में जगह घेरे, दैट इज माय मैटर, है ना। एवरीथिंग हियर इज अ मैटर, एयर भी मैटर है, एक पेन भी मैटर है, इवन this watch is a matter, this bracelet is a matter, everything, you and me, we all are matters। अब क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर की क्या क्या स्टेट्स हैं, क्या क्या किस किस फॉर्म में मैटर मिलता है। तो भाई मैटर हमें पता है, मैटर एक सॉलिड भी होता है, एक लिक्विड भी होता है और एक गैस भी होता है। तो सॉलिड क्या होते हैं भाई, सॉलिड क्या होते हैं, जिनका शेप और जिनकी वॉल्यूम फिक्स हो, यानी फिक्स होने को क्या बोलते हैं, डेफिनेट हो। बच्चे ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइंस मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, तो ध्यान से समझना कि सॉलिड्स जिनका वॉल्यूम, क्या बोला मैंने भाई, जिनका वॉल्यूम और जिनकी शेप बिल्कुल फिक्स हो या डेफिनेट हो, उनको क्या बोलते हैं अपन, सॉलिड्स कहते हैं। तो ये वाला पॉइंट आई होप क्लियर है। चलिए दूसरा, आई एम कमिंग ऑन लिक्विड्स। सो लिक्विड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, देखिए जिनका वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन बच्चे उनकी शेप फिक्स नहीं होती। क्यों मैम, कैसे? भाई एक बात बताओ, मैंने आपको कहा, मैंने कहा 1 लीटर पानी लो, मैंने क्या बोला आपको, 1 लीटर पानी लो। भाई मैंने कहा इस 1 लीटर पानी को या तो मैंने एक बड़ा सा 1 लीटर का ही ग्लास दे दिया आपको, मैंने कहा या तो इसमें डाल दो 1 लीटर पानी को, या मैंने बोल दिया इस 1 लीटर पानी को ना एक प्लेट दे दी मैंने आपको, मैंने कहा इस प्लेट में इस 1 लीटर पानी को डाल दो। तो एक बात बताओ, क्या पहले पानी तो भाई 1 लीटर ही था ना, वो तो कम नहीं हुआ, तो उसका वॉल्यूम तो फिक्स रहा ना, लेकिन उसका शेप बदला। जब आपने उसको ग्लास में डाला तो उसने कंटेनर का शेप ले लिया, लेकिन जब आपने उसको प्लेट में बिखेर दिया पानी को, या फर्श पे बिखेर दो, तो वो फर्श पे फैल जाता है, उसकी कोई शेप नहीं होती। तो जो आपका लिक्विड है
लिक्विड क्या है? जिसका वॉल्यूम फिक्स हो लेकिन उसकी शेप फिक्स नहीं होती है। ठीक है, चलिए ये भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं थर्ड वाला, विच इज योर गैस। सो माई गॉड, दिस गैस इज सो इम्पोर्टेंट। गैस ना इतनी जरूरी है यार, ये ना हम अभी देखना जब थर्मोडायनेमिक्स शुरू करेंगे ना, गैसेस के बेसिस पे बहुत मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं, एडवांस का एक चैप्टर है भाई, वहां पे गैस मतलब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। गैसेस क्या होती है? जिनकी ना तो वॉल्यूम ही फिक्स होता है और ना ही उनका क्या होता है, शेप भी फिक्स नहीं होती। ठीक है, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, ठीक है, तो भाई इनकी शेप भी फिक्स नहीं होती। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कैसे भाई, एक बार बताओ। मैंने ना मास है, एक मास है गैस का, 2 ग्राम की कोई गैस ली है। पहले मैंने उस 2 ग्राम की गैस को ना डब्बे में बंद कर दिया तो उसमें भी आ जाएगी। लेकिन मैंने उसको अभी क्या किया, मैंने उसको एक रूम में ऐसे उस डब्बे को खोल दिया और वो रूम में भी फैल गई, बहुत बड़ा, मतलब जो आपका बेडरूम है उसमें भी फैल गई। तो उस गैस ने कंटेनर का साइज ऑक्यूपाई किया हर बार। ठीक है, तो उसकी इसलिए स्टूडेंट्स डेफिनेट शेप नहीं होती और ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। चलिए, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। अब ध्यान से सुनना कि जो आपका देखो सॉलिड है, सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो पिघला दो, सॉलिड को लिक्विड में बदलना है तो पिघला दो, तो हीट दे दो। लिक्विड को गैस में करना है तो और ज्यादा हीट दे दो, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चे अब वापस करना है मेरे को, तो गैस से लिक्विड में जाना है तो कूल कर दो, और लिक्विड से वापस से सॉलिड में आना है तो भी कूल कर दो, सॉलिडिफाई। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन? सॉलिडिफाई। और इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को? गैस से लिक्विड में जाना, लिक्विफिकेशन, सॉलिडिफाई एंड लिक्विफिकेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो 2 टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए, एक तो स्टेट्स ऑफ मैटर और एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स, कंपाउंड, ये सारी चीजें होती क्या है। अभी आगे बढ़ते हैं तो बच्चे नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखो ध्यान से समझ लो यार, ये चीजें भी ना बहुत जरूरी है। देखो सब कुछ आना चाहिए इफ यू आर एमिंग कि भाई मेरे को जेई मेंस और नीट का केमिस्ट्री निकालना है। ठीक है, चलो नीट में तो भाई बच्चों का टारगेट होना चाहिए 45 क्वेश्चन के 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट विद एक्यूरेसी, एंड नीट वाले बच्चों का होना चाहिए 25 क्वेश्चन एक्यूरेट। ठीक है, चलो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे अभी हम आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ध्यान से सुन लो भाई। मैटर को ना मैंने, जो मेरा मैटर है उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक तो मिक्सचर और ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंसेस आर इन सेम इन केमिकल नेचर, इट इज सेड टू बी अ प्योर सब्सटेंस। तो स्टूडेंट्स प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस का मतलब है जब उसमें जो केमिकल नेचर है सब्सटेंसेस का वो सेम है। जैसे मैं अभी आपको समझाती हूँ। जैसे भाई मैंने आपको बोला कि H2O, मैंने बोला ग्लूकोज का एक एग्जांपल ले लो, C6H12O6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो H2O के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और बच्चे एक क्या है मेरा, ऑक्सीजन है ना। ये फिक्स है, जब आप 2 हाइड्रोजन लोगे और एक ऑक्सीजन लोगे तभी आपका ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, वाटर को फॉर्म करेगा। इसी तरीके से अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो 6 कार्बन और हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6, जब इतना कंपोजिशन लोगे तभी आपका ग्लूकोज बनेगा। अगर आपने एक भी ऑक्सीजन कम कर दिया तो ग्लूकोज कभी नहीं बन पाएगा, फिर कुछ और नया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज समझ में आ गई कि भाई ये मेरे क्या है, प्योर सब्सटेंस है। जैसे जैसे भाई ये तो मेरी, अब जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई ग्लास ऑफ वाटर भी क्या है, एक मेरा प्योर सब्सटेंस है ना, प्योर सब्सटेंस है। तो देखो तभी तो मैंने प्योर सब्सटेंस को कैसे डिवाइड किया हुआ है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। यानी मैम कंपाउंड क्या हो गए, देखो ये कंपाउंड भी इसमें इंक्लूडेड है। और स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं किसकी, मैंने बोला हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, भाई ये भी तो एक प्योर ही है ना, बिल्कुल। तो ये भी ये इनको मैंने किस में काउंट कर लिया, एलिमेंट्स के अंदर मैंने इनको काउंट कर लिया। समझ में आया? और ये जो H2O और C6H12O6, भाई इनको कंपाउंड की फॉर्म में आप सोच के देखो। समझ में आई? चलो अब मिक्सचर की बात करते हैं। मिक्सचर क्या होता है? अब मिक्सचर कंटेन पार्टिकल्स ऑफ 2 or more pure substances which may be present in it in any ratio.
Hence, their composition is variable. Pure substances forming mixture are called its components. तो देखिए जो mixture होता है ना, mixture students प्योर कंपोनेंट्स या फिर प्योर सब्सटेंसेस से मिलके ही मिक्सचर भी बना होता है. प्योर सब्सटेंसेस से मिलके कौन बना होता है? मिक्सचर बना होता है. इसमें क्या होता है कि मिक्सचर के अंदर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं, है ना, किसी भी रेशियो में. भाई जैसे मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे देखो मिक्सचर दो टाइप का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. सो स्टूडेंट्स, होमोजीनियस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, जैसे मिल्क हो गया या फिर शुगर सॉल्यूशन हो गया, तो ये सारे क्या है मेरे होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है. क्यों? क्योंकि इनके अंदर ना देखो मिल्क में पानी डालते हैं, लेकिन वो पानी दिखता थोड़ी आपको. जितना पानी नीचे होगा उतना ही पानी ऊपर ऊपर वाली सरफेस पे भी होगा. तो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, कंपोजिशन मतलब यू नो रेशियो ऑफ ईच एंड मतलब रेशियो ऑफ वाटर, रेशियो ऑफ मिल्क, है ना. इनका क्या यूनिफॉर्म कंपोजिशन है. देखो ये लाइन भी कहीं तो लिखी होगी. देखो आगे चलते हैं. ये देखो द पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर. जैसे पार्टिकल ऑफ कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए? जैसे मिल्क और वाटर. मिल्क की बात करें तो मिल्क में पानी और दूध दोनों ही होते हैं. तो ये कैसे अरेंज्ड है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मिक्सचर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट. sugar solution in air are the example of homogeneous mixture. चीनी का घोल बना लो या एयर को भी देखोगे वैसा आपको लगेगा कि भाई कुछ है नहीं, सब कुछ एकदम सिमिलर है. एयर तो खैर कलरलेस है, आप इसको फील ही नहीं कर सकते. आप तो शुगर सॉल्यूशन से समझो. आप पानी में चीनी डालो तो आप जब उसको मिक्स कर लोगे ना, आप ये नहीं पता कर सकते कि ऊपर वाली सरफेस पे पानी ज्यादा है कि नीचे वाली पे. चलिए, इन कंट्रास्ट टू दिस, in a heterogeneous mixture the composition is not uniform throughout and sometimes different components are visible. ठीक है, चलो ये भी चीज समझ में आ गई होगी. हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? डिफरेंट. जैसे होमोजीनियस होता है ना स्टूडेंट्स, देखो जो आपका होमोजीनियस है उसमें जो होमो का मतलब होता है सेम कंपोजिशन, और जो आपका हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस का क्या मतलब है? डिफरेंट कंपोजिशन. ठीक है, यहाँ पे क्या है? सेम कंपोजिशन, और यहाँ पे क्या है? डिफरेंट कंपोजिशन. तो स्टूडेंट्स हेट्रो का मतलब है यूनिफॉर्म नहीं है, कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, डिफरेंट कंपोनेंट्स आर विजिबल. जैसे कि आप ना क्या करो, जैसे आप दाल देखते हो, दाल के अंदर ना वो होते हैं, क्या होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? डर्ट या स्टोन्स वगैरह. तो आप पता कर लोगे ना भाई ये दाल है, ये पत्थर है उसमें. तो वो क्या है? आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर. चलो ये भी समझ में आ गया होगा आपको. चलो सो स्टूडेंट्स देखो एक बात और बताती हूँ कि जो आपके मिक्सचर है ना, मिक्सचर को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो. भाई दाल में से वो जो पत्थर है आप उसको चुन लो, ऐसे ऐसे करके हो जाएगा. हैंड पिकिंग से कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? सिंपल हैंड पिकिंग. या फिर केमिस्ट्री में और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं जैसे फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, ये सभी. अब स्टूडेंट्स प्योर सब्सटेंसेस मैं आपको समझा चुकी हूँ, जो मैंने समझाया वही सारा का सारा यहाँ पे लिखा है. बस इतना समझो कि प्योर सब्सटेंसेस को ना आप सिंपल मेथड्स यानी फिजिकल मेथड से आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते. फिजिकल मेथड से आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते हो. समझ में आया? चलिए देखो ये एक एनसीईआरटी का मैंने एक डायग्राम लगाया है यहाँ पे, आप देखना ध्यान से. देखो ये एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स को यहाँ पे दिखा रहा है. जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, सोडियम, ये अलग अलग एलिमेंट्स के एटम हैं. अब हाइड्रोजन के एटम ने और हाइड्रोजन के दूसरे एटम ने एक फॉर्म किया, किसको? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को. तो ये मॉलिक्यूल एनसीईआरटी का ही ये सब कुछ है, मैं आपको जो समझा रही हूँ. अब देखो इसी तरीके से अगर O2 बनाना है तो भाई एक ऑक्सीजन के दो एटम लो और वो क्या बनाएगा आपको? मॉलिक्यूल. तो ये क्या बता रहे हैं आपको? एटम्स और मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं. चलिए अभी आगे देखते हैं क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना जो अभी मैं आपको बताऊंगी. तो देखो हाँ, तो देखना यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात कर रहा है वो. तो भाई जो मैटर है ना बच्चे, उसको देखो दो प्रॉपर्टीज अपन पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है
कि आप ऐसे प्रॉपर्टीज जिनको मेजर करो, जिनको आप मेजर करो बिना उस सब्सटेंस को चेंज करें। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो एक बात मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस और आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस। यानी कि आप उस सब्सटेंस की पहचान नहीं बदलो और उस समय पे जो आप प्रॉपर्टीज को मेजर करो, काउंट करो, दैट इज योर फिजिकल प्रॉपर्टी। The measurement of chemical properties requires a chemical change to occur। लेकिन एक दूसरी प्रॉपर्टी भी है सेम टाइम पे, केमिकल प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि आपको सब्सटेंस की मतलब उसकी आइडेंटिटी बदलनी पड़ती है उस प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए। अब ध्यान से सुनना कि जो आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके, केमिकल प्रॉपर्टीज के, दैट इज एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी या पीएच। अगर आपको पीएच भी निकालना है तो ये सभी क्या है मेरे केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मैम? फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स क्या होती है? देखो, कलर, ओडोर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा। भाई मेरे को पानी की डेंसिटी निकालनी है, या चलो छोड़ो, मुझे पानी को देखना है कि उसका कलर क्या है, तो मैं देख के पहचान लूंगी ना भाई ब्लू कलर का है ना। इसमें मैंने पानी को बदला थोड़ी। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मुझे उसकी एसिडिटी निकालनी है कि व्हाट इज एसिडिटी, कि कोई जो मतलब जो एसिड है वो कितने, सपोज एक एसिड है, मुझे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी निकालनी है, कौन सी, एसिडिटी। तो मेरे को देखना है कि कितना एसिडिक है, यानी जितने ज्यादा H प्लस देगा उतना ही ज्यादा वो एसिडिक है। तो भाई ये क्या है, मेरी केमिकल प्रॉपर्टी। चलो अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो भाई ये ध्यान से सुन लो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना। देखो भाई ये है जो मेरी टोटल फिजिकल प्रॉपर्टीज है, दैट इज 7। कितनी है मेरी टोटल फिजिकल प्रॉपर्टीज? 7 है ना। तो ये 7 से ही मैंने और प्रॉपर्टीज जैसे स्पीड वगैरह को मेजर किया है। जैसे सबसे पहले क्या है, लेंथ। तो स्टूडेंट्स, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी, ये मेरी 7 फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब इनके आपको सिंबल भी याद करने हैं। भाई लेंथ को दिखाते हैं L से, मास को स्मॉल m, टाइम को T से, करंट को I से, टेम्परेचर को कैपिटल T से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N से, इंटेंसिटी को IB से। I के पैरों में लगा दो क्या, V। उसके बाद क्या है, नेम ऑफ SI यूनिट। भाई इनकी यूनिट्स क्या है, अभी मैं ना आपको बताती हूँ, एक सेकेंड दो। अब आप सोच रहे होगे मैम ये यूनिट क्या आ गया, तो बच्चे और ये SI क्या लगा दिया मैम, ये तो बताओ। तो स्टूडेंट देखिए, अभी ना हम एक सिस्टम है हमारा, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। स्टूडेंट्स ये एक यूनियन है, ठीक है। इस यूनियन ने ही ये सारी यूनिट्स डिसाइड की है कि भाई लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, मास को किलोग्राम में, और ये पूरे वर्ल्ड उन्होंने बोला कि सब लोग इसी को फॉलो करो। यानी पूरे वर्ल्ड में, चाहे फ्रांस हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, इंडिया है, हर जगह यही यूनिट्स चलती हैं कि भाई लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, किलोग्राम, मास सेकंड को टाइम को सेकंड में, करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में, अमाउंट को मोल में, इंटेंसिटी को कैंडेला में। अब इस चैप्टर में मुझे मोल ही मोल पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी। अब इन यूनिट्स का सिंबल बताओ, क्या हर बार इतनी बड़ी बड़ी यूनिट्स लिखेंगे? नहीं भाई, मीटर का शॉर्ट है स्मॉल m, किलो केजी, सेकंड एम्पियर A, केल्विन K, मोल MOL, कैंडेला CD। तो ये बच्चे, ये पूरी NCERT की टेबल मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, प्लीज इसको एक बार देख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में ना थोड़ा याद करने वाली चीजें ज्यादा थी। आप पहले इनको कल याद करके आओ, ठीक है। फिर आगे जो लेक्चर 2 है अपन कल इसको पढ़ेंगे, है ना। ध्यान से पढ़ना। अभी कोई ना मैंने क्वेश्चन कराए ना कुछ कराए, कल की क्लास से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो जाएगी इसी सेशन में। ओके, थैंक यू गाइज, आई थिंक यू एंजॉयड अ लॉट।